इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल इन इंडिया। इंडिया, पहला क्रोकोडाइल एलिफेंट, विच ऑफ दीज इज इंडेंजर्ड स्पीशीज, इसमें से कौन सा इंडेंजर स्पीशीज़ है, तो क्रोकोडाइल जो है वो इंडेंजर स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है जो रेड बुक जो है या फिर इंडेंजर स्पीशीज़ लिस्ट में आता है, ये चंबल घाटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है घड़ियाल या फिर क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कार्बन क्रेडिट था वो किस से चालू हुआ, तो कार्बन क्रेडिट जो था वो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वहाँ से चालू हुआ, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे क्रेडिट देना था। जो कॉन्सेप्ट था यहीं से चालू हुआ, जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए लाया गया था। जो अर्थ समिट था रियो डी जेनेरियो, ये जो है क्या कहते हैं, हम जो कहते हैं ये फर्स्ट समिट था जो इन्वायरमेंट के बारे में और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्लीन डेवलपमेंट CDM, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ये इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट इज़ वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म थ्रो। दूसरा जो अंडर CDM जो प्रोजेक्ट हैंडल करा जाएगा परटेन ओनली एन एनेक्स 1 कंट्री के लिए होगा। तो इसका जो आंसर है वो सी, दोनों ही सही हैं, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्योटो प्रोटोकॉल जो है केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005, गलत है, ये 2005 में नहीं आया था, बल्कि उससे भी पहले आया था 1997 में, 11 दिसंबर 1997 में आया था, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल डील प्राइमरली विद द डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये जो ओजोन लेयर के लिए ही था, ये बिल्कुल सही है कि जो ओजोन लेयर के लिए था। दूसरा है कि जो क्या कहते हैं मीथेन इज़ द ग्रीन हाउस गैस इज़ मोर हार्मफुल देन द कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो मीथेन गैस है वो ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसमें आंसर जो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएंगे, और 1 और 3 सही हो जाएंगे, 4 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइस कल्टिवेशन सम रीजन्स में बी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, टू व्हाट पॉसिबल रीज़न इन दिस एट्रीब्यूट। पहला जो एनारोबिक कंडीशन एसोसिएटेड विद राइस कल्टिवेशन कॉज द एमिशन ऑफ मीथेन। दूसरा जो है व्हेन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जो यूज़ किए जा रहे हैं जिससे नाइट्रस ऑक्साइड जो है एमिट हो रही है कल्टिवेटेड सॉइल में, इसलिए दोनों ही सही होंगे। 5th का बोथ आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला प्रोटेक्टेड एरिया वेल नोन फॉर, पहला भितरकनिका जो है उड़ीसा में, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है, पहला सही है। दूसरा इंडियन डेजर्ट पार्क राजस्थान जो इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। और तीसरा जो है इवाकुलम केरला हॉलॉक गिब्बन, ये जो है गलत है, क्योंकि ये जो गिब्बन है केवल ओनली ऐप इंडिया में पाया जाता है, जो आसाम में मिलता है, ना कि कहते हैं इनाविकुलम केरला में। जो इनाविकुलम जो केरला में है वो क्या कहते हैं, वहाँ पे नीलगिरी ताहर मिलती है जो वाइल्ड गोट है। तो आंसर जो है वो 6 का 1 और 2 सही होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन, केवल ट्रॉपिकल रीजन में है, नहीं ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है, बल्कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में भी देखने को मिलते हैं, जैसे हिमालय जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। दूसरा जो वेस्टर्न घाट है ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। नेक्स्ट इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट और जो अंडमान निकोबार, ये भी गलत है। इंडिया में केवल 3 हॉटस्पॉट हैं, इंडिया में केवल 3 हॉटस्पॉट हैं, और ज़्यादातर वो जो ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज और अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो बाउंड्री है नेशनल पार्क की, ये डिफाइंड बाय द लेजिस्लेशन के द्वारा डिफाइन की जाती है, सही है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये डिक्लेयर टू कंजर्व ए फ्यू स्पेसिफिक स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, गलत है, कुछ ही स्पीशीज़ के लिए नहीं होता। दूसरा ये इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड जो बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड, सही है।
लिमिटेड ही बायोटिक इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, इसलिए 1 और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो पेस्टिसाइड हैं ए पेस्टिसाइड विच इज़ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ स्प्रे ऑन अ फूड चेन जो फूड क्रॉप उसके बाद रैट, उसके बाद स्नेक, उसके बाद हॉग, ये इन दिस फूड चेन द हाईएस्ट जो कंसनट्रेशन है पेस्टिसाइड वुड एक्यूमुलेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो क्या कहते हैं हॉक होता है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बायो मैग्नीफिकेशन देखने को मिलेगा, और ये जो है बायो मैग्नीफिकेशन जो है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते ऊपर जाएंगे तो ये मैग्नीफिकेशन जो है मैग्नीफाई होता रहेगा, इसलिए 9 का आंसर जो है वो हॉक हो जाएगा, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट है। पहला, कार्बन क्रेडिट सिस्टम जो है वो रेटिफाई इन कंजुगेशन विद द क्योटो प्रोटोकॉल, तो पहला तो सही है, क्योटो प्रोटोकॉल में ही हुआ था। दूसरा, कार्बन क्रेडिट जो है अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस बिलो देयर एमिशन कोटा, जिन्होंने अपने जो कहते हैं जो अपना उनका टारगेट था उसके नीचे, अपना एमिशन कोटा के नीचे उन्होंने रिड्यूस किया है, उसके लिए उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो गोल है कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज़ टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये भी सही है, ये लिमिट लगाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कम हो जाए। और डी जो है कार्बन क्रेडिट जो है आर ट्रेडेड एट द प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द यूएनईपी के द्वारा, ये गलत है, क्योंकि जो 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 क्या कहते हैं जो यूएनईपी है यूएनईपी जो है वो क्या कहते हैं जो कार्बन क्रेडिट है वो ट्रेडेड एट द प्राइस फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये फिक्स करा जाता है टाइम टू टाइम, तो ये जो है ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। पहला, एफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है उस पर एफॉरेस्टेशन किया जाए, तो जो है ये सही है। दूसरा है रिफॉरेस्टेशन एंड रिप्लांटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट्स, ये भी सही है। दूसरा, इनकरेज किया जाए जो वुड सब्सटीट्यूट एंड सप्लाइंग अदर टाइप ऑफ फ्यूल, लकड़ी की जगह दूसरे सब्सटीट्यूट को लाया जाए फ्यूल के तौर पे। फोर्थ है प्रमोशन ऑफ वाइड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू रेस्ट्रिक्ट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम द डिग्रेडेशन कॉस्ड बाय पेस्ट और इंसेक्ट जो फसलों जो बेकार कर देते हैं जंगलों को, उनको ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड लाए जाएँ, गलत है। अगर इंसेक्टिसाइड ख़त्म कर देंगे तो इकोलॉजिकल जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और चेन डिस्टर्ब होगी तो फूड वेब में इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, तो 11 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 12, एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एनुअल सर्वे एज द रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे, जो नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी और जो इंटरनेशनल पुलिंग फर्म है ग्लोबल स्कैन गेव इंडिया टॉप रैंक इन ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर, व्हाट इज़ दिस स्कोर, इसका मतलब क्या है। तो जो पहला है इसका इट इज़ अ मेजर, ये मेजर ऑफ एफर्ट्स मेड बाय डिफरेंट जो कंट्रीज इन एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, पहला। दूसरा जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल कंज्यूमर जो बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज, दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि ये मेजर है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल जो कंज्यूमर बिहेवियर है इन डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट है कि सी इट इज़ द असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड स्कीम अंडरटेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर इम्प्रूविंग कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं। डी इट इज़ द एपेक्स, इट इज़ द इंडेक्स शोइंग द वॉल्यूम ऑफ कार्बन क्रेडिट सोल्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज़, तो आंसर जो है वो 12 का जो है आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, इंडिया इज़ अ पार्टी ऑफ रामसर कन्वेंशन, इंडिया जो है पार्टी है रामसर कन्वेंशन एंड हैज़ डिक्लेयर मीन्स मैनी एरियाज है रामसर साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एज टू हाउ वी शुड मेंटेन दिस साइट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन। पहला जो है इसमें इंडिया कीप ऑल द साइट कम्प्लीटली इनएसेसिबल टू मैन सो दैट दे कैन डू नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, गलत है, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल आइसोलेट नहीं करना है। दूसरा, कंजर्व करना है ऑल साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, यहाँ पे ऑल जितनी भी साइटें हैं वो इकोसिस्टम अप्रोच के तौर पे और परमिट करना है टूरिज्म और रिक्रिएशन, ओनली गलत, ओनली वाला शब्द लगे गलत हो गया। सी जो है कंजर्व करना है ऑल जो साइट हैं थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच के द्वारा
for a period without any exploitation with a specific criteria और specific period for each site, हर एक साइड के लिए ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है, एंड देन अलाउ सस्टेनेबल यूज ऑफ देम बाय फ्यूचर जनरेशन। तो सी भी गलत हो गया। डी कंजर्व ऑल द साइट्स, कंजर्व ऑल द साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलाउ देम साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज। अलाउ करना है, हाँ, जितनी भी साइट हैं उसको इकोसिस्टम अप्रोच से कैसे कंजर्व करना है और अलाउ करना है सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके, इसलिए 13 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग एट प्रेजेंट एंड इन द इमीडिएट फ्यूचर। पहला है अप्रोप्रिएट अल्टरनेट टेक्नोलॉजी आर नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। दूसरा, इंडिया कैन इन्वेस्ट ह्यूज फंड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो गलती है। तीसरा, मैनी डेवलप्ड कंट्री हैव ऑलरेडी सेट अप देयर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 3 गलत है, तो इसलिए आंसर जो है 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग विच कैन बी फाउंड इन द एम्बियंट एटमॉस्फेयर। पहला, शूट, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और वाटर वेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर। वार्मिंग इनमें से किसके वजह से हो रहा है? तो ये जो तीनों हैं, सूट और जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है और जो वाटर सल्फ वेपर है, इन तीनों की वजह से हो रहा है। आंसर जो है 15 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन जो एक्टिविटी इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज द इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बट ए लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ। पहला जो है इसका रीज़न दिया जा रहा है कि पहला, इट स्केप इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल गलत भैया, आउटर स्पेस में कहाँ चला गया होगा। दूसरा, द फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन, ये सही है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन थी, फाइटोप्लैंक्टन जो ओशन में उन्होंने सोख लिया और फोटोसिंथेसिस करी। तीसरा जो है टेपरिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप, जो टेपरिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप, जिसकी वजह से जो बर्फ़ पिघलने लगी। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो आंसर जो है 16 का वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मैरीन जो अपवेलिंग जोन है आर इम्पॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मैरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द। पहला, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट हैं टू द सरफेस। तीसरा, जो बॉटम डोलिंग ऑर्गेनिज्म हैं टू द सरफेस। तो ये जो है इसमें पहला और तीसरा गलत हो गया, क्योंकि जो डिकम्पोजर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सरफेस पे कैसे आ पाएंगे। दूसरा, जो बॉटम डवेलिंग ऑर्गेनिज्म है टू द सरफेस पे कैसे आ जाएंगे। दूसरा न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, ये सही है, न्यूट्रिएंट जो है वही ऊपर आ पाते हैं, इसलिए 17 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18, जो UNFCCC है ये इंटरनेशनली ट्रीटी है डॉन एट। पहला, जो UN कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टॉकहोल्म में 1972। दूसरा, UN कॉन्फ्रेंस जो थी इन्वायरमेंट में और जो डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो 1992 में। तीसरा, वर्ल्ड समिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहानिसबर्ग 2002 में। तीसरा, जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2009 में। तो 18 का जो है वो बी सही है, क्योंकि जो UN कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट एंड जो डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो जो साउथ अमेरिका में 1992 में, और उसके बाद 2002 में हुई, उसके बाद 2012 में, अब 2022 जो टारगेट है, जब इंडिया अपनी 75 साल के आज़ादी के मनाएगा, तब हम 30 साल पूरा कर चुके होंगे इस UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो। तो 18 का जो है आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन। Formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? क्या कारण है इस होल के फॉर्म करने का? पहला कारण बता रहे हैं। पहला जो है वो प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट जो ट्रोपोस्फेरिक जो टर्बुलेंस और जो इनफ्लो हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। दूसरा, जो प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स और जो इनफ्लो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। तीसरा जो है एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट और जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं
एंड इनफ्लो ऑफ द मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी जो है इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एट पोलर रीजन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो 19 का आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट जो पोलर फ्रंट एंड जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 19 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछ रहा है कि टू इम्पॉर्टेंट रिवर, वन विद इट्स सोर्स इन झारखंड एंड another its sources Odisha merge at a place only at a short range from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and diversity and a protected area. Which one of the following could be this? इसमें से कौन सा है? तो इसमें से जो भीतरकनिका है वो है, हालांकि ये चंदीपुर ऑन सी, गोपालपुर ऑन सी और सिमलीपाल, ये चारों ये चारों जो हैं उड़ीसा के हैं, लेकिन जो कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है वो भीतरकनिका है आंसर। भीतरकनिका जो मैंग्रोव है, ये मैंग्रोव वेटलैंड है इंडिया के उड़ीसा स्टेट में। भीतरकनिका मैंग्रोव जो है इसका एरिया 650 किलोमीटर है और ये रिवर डेल्टा ब्रह्मणी और बैतरणी दो नदियाँ हैं, वो उड़ीसा में आती हैं और मिल जाती हैं दोनों ब्रह्मणी और बैतरणी रिवर, इसलिए 20 का आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा, भीतरकनिका। क्वेश्चन नंबर 21, three of the following criteria have been contributed to recognition of the Western Ghats, Sri Lanka and Indo Burma region as a hotspot of the diversity। किसी भी को हॉटस्पॉट बताने के लिए कौन सी उसमें क्या कहते हैं क्राइटेरिया होना चाहिए? इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं, एक वेस्टर्न घाट है, एक श्रीलंका और इंडो बर्मा है। तो इसमें पहला बताया गया है कि उसमें स्पीसीज़ रिचनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर स्पीसीज़ रिचनेस नहीं होगी तो हॉटस्पॉट नहीं हो सकता, नई स्पीसीज़ हों। दूसरा वेजिटेशन डेंसिटी होनी चाहिए, ये इतना कोई ज़्यादा नहीं, वेजिटेशन डेंसिटी तो कहीं भी मिल सकती है। एंडेमिज्म, सबसे ज़्यादा वो जाति वहाँ से गायब हो रही हो, एंडेमिज्म देखने को मिलना चाहिए। फोर्थ है इथनो बोटेनिकल इंपॉर्टेंस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ जो है वो थ्रीट परसेप्शन, उन जातियों को खतरा होना चाहिए। और सिक्स जो है एडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो जो तीन जो मेन है, पहला स्पीशीज रिचनेस होना चाहिए, दूसरा जो है वो एंडेमिज्म होना चाहिए और तीसरा जो है थ्रीट SET स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए, ई जो है एंडेमिज्म देखनी चाहिए और टी फॉर थ्रीट होना चाहिए। इसलिए 21 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, 135। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। which one of the following which one of among the following is the most appropriate reason for this phenomena? पहला, it has a high rainfall that support the luxuriant vegetative growth। दूसरा जो है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेनफॉल पाई जाती है इसीलिए होता है। दूसरा, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जोग्राफिकल जोन। और तीसरा जो एग्जॉटिक और जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन। और डी जो है इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इन जो बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लुएंस देखने को मिलता है डिफरेंट बायो जोग्राफिकल जोन्स का। और जो सी है एक्जॉटिक और इन्वेसिव स्पीशीज़, तो बहुत सारी एक्जॉटिक और इन्वेसिव स्पीशीज़ पाई जाती हैं और ह्यूमन इंटरफेरेंस भी अच्छे से देखने को मिलता है। और इसलिए 22 का जो आंसर है 22 का आंसर जो है बी हो जाएगा, कन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट बायो जोग्राफिकल जोन। क्वेश्चन नंबर 23 है देयर इज़ अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल algal bloom in the sea water of India. What could be the causative factor for this phenomenon? पहला, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एस्चुरीज, बिल्कुल सही है कि जो कहते हैं जो क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं वो एस्चुरीज में फ्रॉम एस्चुरीज से डाले जा रहे हैं। दूसरा, जो रन ऑफ है फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, जो मानसून के समय जो रन ऑफ होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट बह के आ जाते हैं साथ में। और अपवेलिंग इन द सी, जो अपवेलिंग देखने को मिली, इसी तीनों ही सही है 1 2 3, इसलिए 23 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और जो वॉल्केनिक एक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ में कार्बन साइकिल में कार्बन कौन लोग कंट्रीब्यूट करें? पहला फोटोसिंथेसिस
में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए फर्स्ट जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद है रेस्पिरेशन में CO2 निकलती, इसलिए 2 सही हो जाएगा। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर डीके होता है तो उसमें CO2 जो है वो निकलती है, इसलिए 3 भी सही हो जाएगा। वॉल्केनिक एक्शन उस समय भी कहते हैं CO2 निकलती है, इसलिए 2, 3, 4 सही हो जाएगा। 24 का जो है वो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ए सैंडी एंड सेलाइन एरिया इन द नेचुरल हैबिटाट ऑफ एन इंडियन animal species. Animal has no predator in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Which one of the following could be the animal? तो इसके लिए ये किस एनिमल की बात कर रहे हैं? तो ये जो एनिमल है पहला है इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड बफेलो जो है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा है इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस की बात कर रहे हैं। कि तीसरा इंडियन वाइल्ड बोर या फिर इंडियन गैजल। तो इसमें जो है ये इंडियन वाइल्ड एस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन वाइल्ड एस जो है ये इसको घुखुर कहा जाता है लोकल गुजराती लैंग्वेज में, और ये सब स्पीशीज़ है औरंगर की जो साउथ एशिया नेटिव है साउथ एशिया का। और ये जो है क्या कहते हैं, क्योंकि हंटिंग करी जा रही बहुत ज़्यादा, और क्योंकि क्या कहते हैं जो हिस्ट्री में देखा जाता था एम्पायर्स में दौरान, और ये जो है अब ये हॉर्स सिकनेस भी हो रहा है, और जिसकी वजह से सॉल्ट एक्टिविटी जो है गुजरात की उसकी वजह से इसकी डेथ देखने को मिली। इसको इंडियन वाइल्ड एस कहा जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे। जो बायोडाइवर्सिटी है फॉर्म करती है बेसिस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे। पहला है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन होगी तभी तो भैया रह पाओगे। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, अगर सॉइल इरोशन को बचा पाओगे ना तो उपजाऊ जो चीज़ें हैं सब बह के चले जाएंगी। जैसे अमेरिका में हुआ वीट कल्चर, उन्होंने गेहूं के लिए बहुत बड़े बड़े फार्म बनाए, और फिर क्या हुआ कि पेड़ बच्चे नहीं, सब जब जुताई होती थी तो सारी लैंड जो है खूब आंधी चली और सारी सॉइल इरोजन हो गई, इधर से उधर आंधी में सारी चीज़ें मशीन जानवर सब मर गए बेचारे। इसलिए प्रिवेंशन करना होगा सॉइल इरोजन का। तीसरा जो है रिसाइकलिंग करना है वेस्ट का, और फोर्थ जो है पॉलिनेशन हो सके क्रॉप का, तभी ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो सकती है। तो डी आंसर सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं कि Which one of the following is not a site for in situ method for conservation of flora? in situ जो है और ex situ अगर बाहर निकाल के लाएंगे तो ex situ और in situ अगर वहीं पे उसको करेंगे। तो पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, ये in situ है। दूसरा बोटेनिकल गार्डन, ये ex situ है। नेशनल पार्क in situ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in situ है। बोटेनिकल गार्डन जो है ये बाहर बनाया जाता है। जैसे नेशनल NBRI जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता में है। तो ये जो है वहाँ पे पेड़ों को आर्टिफिशियली उगाया जाता है और उनकी देखरेख रखी जाती है, इसलिए 27 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है 28, जो 2004 में सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट जो मैंग्रोव कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट द कोस्टल कैलामिटीज़। हाउ डू मैंग्रोव फंक्शन एज ए सेफ्टी हेज? पहला, जो मैंग्रोव स्वैम्प सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी बाय वाइड जोन इन विच पीपल नाइदर लीव नॉर वेंचर आउट। दूसरा, ये तो पहला तो गलत ही हो गया, क्योंकि दूसरा जो है मैंग्रोव प्रोवाइड बोथ जो फूड और मेडिसिन विच पीपल आर नीड फॉर नीड ऑफ एनी नेचुरल डिज़ास्टर। ये भी ठीक ही है लेकिन इतना कारगर नहीं सिद्ध हुआ। सी जो है मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस जो कैनोपी होती हैं, सर्व एज अ एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग द साइक्लोन और सुनामी के लिए अच्छे रहने के लिए नहीं, ये भी सही नहीं है। लेकिन जो मैंग्रोव ट्री डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म एंड टाइड बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत भयंकर होती हैं, और ये जो है रूट्स जो है निकल आती हैं क्योंकि सेलाइन होता है, इसलिए यहाँ पे निमेटोफोर रूट का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। निमेटोफोर वो सॉइल के बाहर से निकल आती हैं, और इसलिए सुनामी जब आती है तो ये सुनामी की जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा कम कर देती हैं, तबाही कम हो सकती है। इसलिए आंसर जो है वो 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29, रेड डेटा बुक पब्लिश की जाती है। इंटरनेशनल जो यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN कंटेन लिस्ट ऑफ, पहला जो इंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट। तो ये जो है
वो गलत है ये, बल्कि इंडेमिक जो है इनमें नहीं, इंडेमिक प्लांट और एनिमल्स का नाम इन पे नहीं होता, बल्कि थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल जिन प्लांटों को खतरा है उनको, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए और जो वर्नेबल हो गए, तो इन और क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए जो वर्नेबल हो गए उनका नाम होता है इसमें। तीसरा, प्रोटेक्टेड साइट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज इन द वेरियस कंट्रीज, ये भी गलत है, इसलिए 29 का जो आंसर है वो B2 ओनली सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू द हायर लैटिट्यूड। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, जो बायोडाइवर्सिटी है नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड, जितनी कम लैटिट्यूड, जैसे जीरो इक्वेटर पे देखोगे मैक्सिमम जो अमेजन रेन फॉरेस्ट हो गया या इंडोनेशिया हो गया या फिर अफ्रीका के जो कॉन्गो हो गया, जाइरे, ये सब जो हैं कम लैटिट्यूड वाले हैं एज़ कम्पेयर टू द हाइयर लैटिट्यूड जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे तो लाइफ बहुत कम ही है। क्वेश्चन नंबर 30 का 1 के बाद 2, along the mountain gradient biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to high altitude। हाई एल्टीट्यूड पे तो प्रेशर भी कम होगा और क्या कहते हैं ऑक्सीजन भी कम होगी, इसलिए 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 जो क्या कहते हैं along the mountain gradient biodiversity normally greater in the lower, इसीलिए जो लोअर लैटिट्यूड पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। दोनों ही सही हैं, इसलिए आंसर जो है 30 का B हो जाएगा, सॉरी C हो जाएगा, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 31, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट। पहला 31 का पहला है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है 1947 का, दूसरा जो माइनिंग और जो मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, तीसरा जो कस्टम एक्ट है 1962 का, और चौथा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927 का। तो ये इसमें विच वन ऑफ द अबव एक्ट हैव रिलेवेंस टू बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा, तो 31 का जो है आंसर C सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डज इंडियन बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन कल्चर, कैसे प्रोटेक्ट करती है इंडियन कल्चर को, इंडियन एग्रीकल्चर को। पहला, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेक करती है जो बायोपायरेसी है और प्रोटेक्ट करती है जो इंडिजिनस और ट्रेडिशनल जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं। पहला सही है, क्योंकि NBA जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है ये चेक करती है बायोपायरेसी और प्रोटेक्ट करती है जो इंडिजिनस और जो ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज हैं। दूसरा, जो NBA डायरेक्टली मॉनिटर और सुपरवाइज करता है जो साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट, जो NBA डायरेक्टली मॉनिटर करता है और सुपरवाइज करता है जो साइंटिफिक रिसर्च है ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए दूसरा है जेनेटिक अप्रूवल कमेटी होती है, इसलिए 2 गलत हो जाएगा। तीसरा C, एप्लीकेशन ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसोर्स कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA, ये भी गलत है, इसलिए 32 का जो आंसर है वो ए ओनली मतलब 32 का जो आंसर है वो 32 का जो है वो C हो जाएगा। 1 और 3 सही करेक्ट हैं। तो बिना अप्रूव NBA के नहीं पास होते हैं, तो जो आंसर है 32 का C हो जाएगा, क्योंकि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है ये चेक करती है बायोपायरेसी और प्रोटेक्ट करती है जो इंडिजिनस और जो ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है रिलेटेड टू जेनेटिक जो बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट, जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता NBA का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010 का, ये इनैक्ट हुआ था इन कंसोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात करी गई है, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए एक अच्छे स्वस्थ वातावरण की ज़रूरत होगी, पहला सही है। दूसरा, प्रोविजन ऑफ द ग्रांट फॉर द रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब अंडर द आर्टिकल 275 1
एक में कहा गया है कि प्रोविजन ऑफ ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब अंडर द आर्टिकल 275(1). तो ये दूसरा गलत है। तीसरा, पावर और जो फंक्शन है ग्राम सभा की एज मेंशन अंडर द आर्टिकल 243A में मेंशन है, ये भी गलत है। तो 33 का जो आंसर है वो कहते हैं वो ए ओनली 1 करेक्ट है और 2 और 3 फॉल्स हैं, क्योंकि जो एनजीटी है ये एक्ट 2010 में आया था और ये जो है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट जो कॉन्स्ट्रक्ट करना है, जो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इफ़ नेशनल वाटर मिशन इज़ प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री। अगर नेशनल वाटर मिशन जो है प्रॉपरली और कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इससे क्या हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा। पहला है कि इससे हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला जो है कह रहे हैं पार्ट ऑफ वाटर नीड ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वाटर वेस्ट वाटर। इससे हम लोग क्या कर सकेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे वेस्ट वाटर के, जो हमारे नीड है वाटर की पूरी हो सकेगी जो अर्बन एरियाज़ हैं, पहला सही। दूसरा, जो वाटर रिक्वायरमेंट है कोस्टल सिटीज़ में जहाँ पे इनएडिक्वेट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर विल बी मेट बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट अलाउ फॉर द यूज़ ऑफ ओशन वाटर। जैसे मद्रास में पानी की दिक्कतें चेन्नई में आ रही हैं, तो वहाँ पे ओशन वाटर को यूज़ कर सकते हैं, इसराइल की मदद ले सकते हैं, उनके पास ऐसी गाड़ी है जो ओशन वाटर को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर देती है। तीसरा, ऑल द रिवर ऑफ हिमालयन ऑरिजिन विल बी लिंक्ड टू द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। चौथा, जो एक्सपेंस है इनकर्ड बाय फार्मर्स फॉर डिगिंग बोरवेल एंड फॉर द इंसॉल्टिंग motor and pump set to draw ground water will be completely reimbursed by the government। तो इसका आंसर जो है 1 2 3 4 सारे सही हैं, 1 2 3 4 सारे सही हैं, 1 2 3 4 में सारे सही नहीं हैं, इसलिए 1 और 2 जो है वो सही हैं, लेकिन 3 और 4 जो है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 3 सारे रिवर जो है हिमालयन ओरिजिन की, उनको साउथ इंडिया से लिंक करना ये तो काफ़ी मेहनत वाला काम होगा, इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि साउथ की जो पेरिनल रिवर्स नहीं हैं। और 4 जो एक्सपेंस ऑफ इनकर्ड बाय फार्मर फॉर डिगिंग ट्यूबल और इंस्टॉलिंग मोटर एंड जो पंप टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर अगर ख़त्म हो जाएगा तो उससे हमारी और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। तो 1 और 2 सही होगा, इसलिए 34 का जो आंसर है वो बी ओनली होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जो बायोमास गैसिफिकेशन, जो बायोमास है उसको गैसिफिकेशन कर दिया जाए इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल जो सॉल्यूशन टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया इन दिस कंटेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम पहला कोकोनट शेल और जो ग्राउंडनट शेल और जो रिस्क हस्क है कैन बी यूज्ड एज अ बायोमास गैसिफिकेशन। दूसरा, जो कंबस्टिबल गैसेस हैं जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, तो ओनली वर्ड लग गया। तीसरा, जो combustible gases generated from the biomass gasification can be used for direct heat generation but not in the internal combustion engine। तो क्या कहते हैं इसमें जो आंसर है वो फर्स्ट और थ्री जो है सही है, 2 गलत है क्योंकि ओनली लगा हुआ है, इसलिए 35 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन इज़ इंक्रीजिंग। जो ओशन है वो एसिडिफाइड होते जा रहे हैं क्योंकि एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन जो है ये ओशंस में जा रही है, ओशन जो है एसिडिक होते जा रहे हैं। वाई इज़ दिस फिनोमेना कैन कॉज ऑफ कंसर्न। पहला जो है इसका पहला जो है कि ग्रोथ और जो सर्वाइवल है कैलकेरियस प्लैंकटन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, क्योंकि जब जो ओशन एसिडिफिकेशन होगा उससे जो एंजाइम्स होती हैं फाइटोप्लैंक्टन के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स जो हैं वो एक डेफिनेट पीएच पे काम करती हैं, तो इसलिए वो एडवर्सली इफेक्ट होंगी। दूसरा, जो ग्रोथ और सर्वाइवल है कोरल रिलीफ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, वो भी इफेक्ट हो क्योंकि कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगी। तीसरा जो है सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए उनके लार्वा जो हैं ख़राब हो जाएंगे। 4, जो
क्लाउड सीडिंग एंड जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। पीएच के चेंज होने से इवोपोरेशन में भी चेंज देखने को मिल सकता है, इसलिए क्लाउड सीडिंग और जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है वो भी एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। इसलिए 36 का जो आंसर है 1 2 3 4 है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, जो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्व। जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है उससे जो हमारे धीमे धीमे हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है, और बिकॉज इट एब्जॉर्व, क्या एब्जॉर्व करता है, पहला वाटर वेपर ऑफ एयर एंड रिटेन इन इट्स हीट। ये क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, ये एब्जॉर्व करता है वाटर वेपर एयर के, और रिटेन इट हीट गलत, ये एब्जॉर्व नहीं करता वाटर वेपर को, ना ही रिटेन करता हीट। दूसरा बी अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ये भी गलत, ऑल द सोलर रेडिएशन गलत। डी इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ये सही है, क्योंकि जब सन से लाइट आती है तो जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट कर देती है, और इंफ्रारेड रेज जो हैं वो अर्थ के अंदर एंट्री करती हैं। तो और द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन वो क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो 37 का है डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया। बंदीपुर जो है ये कर्नाटका में है, भीतरकनिका जो है उड़ीसा में है, मानस जो है आसाम में है, और सुंदरवन वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द अबव आर डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व, कौन कौन सा इसमें से टाइगर रिजर्व है। तो सुंदरवन और जो बंदीपुर नेशनल पार्क है ये तो टाइगर रिजर्व हैं ही हैं, तो 1 और 4। और मानस में भी टाइगर देखने को मिलते हैं, तो 1 3 4 होगा। भीतरकनिका जो है ये ब्रह्मणी और बैतरनी नदी के जॉइंट पे मिलता है, और ये एक वेटलैंड भी है, ये टाइगर रिजर्व नहीं है, इसलिए 1 3 और 4 38 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट द यूज़ ऑफ बायोमास जो है उनको अलाउ नहीं है कि वो कलेक्ट करें। पहला बायो रिजर्व से वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जो नेशनल पार्क है उसमें कोई परमिट नहीं होती, इसलिए नेशनल पार्क में नहीं कर सकते। तीसरा वेटलैंड डिक्लेयर अंडर रामसर कन्वेंशन, तो उसमें वो सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं। और डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वो लोग कुछ हदों तक बायोटिक डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं हो सकती। इसलिए 39 का जो है नेशनल पार्क जो लोकल पीपल होते हैं वो नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज़ द बायोमास अवेलेबल इन द एरिया। जैसे बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं जो ट्राइब्स इधर उधर की हैं उनको अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वन गार्ड लोग उनको जैसे वो एंट्री करते हैं फॉरेस्ट में उनको मार देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कौन है। तो पहला है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान में है, और मस्क डियर जो रेड पांडा आसाम में है, और जो एशियाटिक वाइल्ड एस जो गुजरात में है। तो ये जो हैं ये सारी जो हैं इंडेंजर्ड हैं, आंसर जो हो जाएगा 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बी जो है कश्मीर टैग, चीतल, ब्लू बुल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये सारी नहीं है। सी जो कहते हैं स्नो लेपर्ड है, स्वाम्प डियर, रेसस मंकी ये भी नहीं है, जो क्रेन लॉयन टेल्ड मैस्क्यू, ब्लू बुल, लंगूर ये सब नहीं है। तो आंसर है 40 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोविजिंग सपोर्टिंग रेगुलेटिंग एंड जो प्रिजर्विंग एंड जो कल्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सपोर्टिंग सर्विस। पहला प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, जो प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, पहला प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, पहला प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, दूसरा कंट्रोल द क्लाइमेट एंड डिजीज़, तीसरा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, और डी जो है मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आंसर जो है करेक्ट इसका सी हो जाएगा, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और जो क्रॉप पॉलिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप ऑरिक्स एंड चीरू। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स एंड ऑरिक्स चीरू।
तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें पहला, ऑरिक्स जो है अडेप्टेड टू लाइव इन हॉट एंड एरिड एरिया, ये हॉट, गर्म और एरिड एरिया में पाता है। लेकिन चीरू जो है अडेप्टेड टू लिव इन स्टेपीज एंड सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ द कोल्ड हाई माउंटेन्स। तो चीरू जो है ये ठंडे और सेमी डेजर्ट में रहना पसंद करता है। जो ओरिक्स है ये हॉट और एरिड में। तो 42 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, कि दोनों ही पहला ए सही हो जाएगा। 42 का आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल एरिया? कौन सी चीज़ें खतरा बनी हुई हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जोग्राफिकल एरिया? पहला, ग्लोबल वार्मिंग बायोडाइवर्सिटी के लिए पहला ग्लोबल वार्मिंग तो है ये। दूसरा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटाट, ये मेजर है, जो उनका घर हम ख़राब कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में, जिससे उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। तीसरा जो इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़, ये भी कुछ हद तक प्रमोट कर रही हैं। और प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो 43 का जो ऑप्शन है 1 2 3 सही है, लेकिन प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन गलत है, इसलिए आंसर जो है वो 43 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। 4 प्रैक्टिस हैं, काउंटर बडिंग करना, रिले क्रॉपिंग करना, जीरो टिलेज करना। तो जीरो टिलेज का मतलब जीरो जुताई करना। तो यहाँ पे पूछा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल। तो इसके लिए कौन सी चीज़ें हेल्प कर रही हैं? तो तीनों जो है 1 2 3 तीनों हेल्प कर रही हैं। अब जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जिसका मतलब होता है कार्बन को स्टोर कराना। कार्बन को स्टोर कैसे कराएंगे? सॉइल में। कैसे कार्बन को सॉइल में स्टोर कराएंगे? तो इसके लिए कह रहे हैं काउंटर बडिंग करी जा सकती है, रिले क्रॉपिंग करी जा सकती है और जीरो ट्रेज, ये तीनों ही मेथड हैं। 44 का आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, what would happen if plankton of an ocean is completely destroyed for some reason? what would happen if plankton जो है ओशन से completely destroy हो जाए for some reason? तो पहला, ओशन जो है, ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन सिंक नहीं होगा ओशन में, पहला सही है। दूसरा, फूड चेन इन द ओशन वुड एडवर्सली अफेक्टेड, तो ये भी सही है, फूड चेन भी ख़राब हो जाएगी क्योंकि कार्बन जो है बनेगा ही नहीं, ग्लूकोज नहीं बनेगा। तीसरा, जो डेंसिटी है ओशन, और डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। तो इसका 1 और 2 सही है, लेकिन 3 जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ ओशन से कोई मतलब नहीं है, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है मास अपॉन वॉल्यूम पे। तो मास और वॉल्यूम में तो फोटोसिंथेसिस से तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो 45 का जो है आंसर वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जो वल्चर है, वल्चर गिद्ध, वल्चर विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडिया कंट्री वाइड सम ईयर्स एगो आर रियरली सीन नाउ इडेज। पहले बहुत दिखते थे, अब बिल्कुल कम दिख रहे हैं। रीज़न क्या है? दिस इज़ एट्रिब्यूटेड टू, पहला, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनकी नेस्टिंग साइट बाय न्यू इन्वेसिव स्पीसीज़ के बाद। दूसरा, जो ड्रग यूज़ की जा रही है कैटल ओनर्स के लिए फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज़ कैटल। तीसरा, जो स्कैरसिटी है फूड अवेलेबल टू देम। और डी जो है विस्पर्ड परसिस्टेंट और जो फैटल डिजीजेज अमंग द देम। तो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेफ्लोनाइक जो एक दवा है, जो डेफ्लोनाइक ड्रग है, ये यूज़ की जाती है कैटल्स के लिए, और ये कैटल्स के लिए। और जब कैटल्स मर जाते हैं तो गिद्ध उनको खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनी ख़राब हो रही है गिद्धों की, इसलिए 46 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 47 कह रहा है ड्यू टू इम्प्रॉपर जो इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल है ओल्ड एंड ओज्ड जो यूज्ड कंप्यूटर और जो उनके पार्ट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट एज अ ई वेस्ट की तरीके से इन्वायरमेंट में बने हुए हैं। तो ई वेस्ट की तरीके से हमारे पास जो बने हुए हैं, पहला तो मरकरी जो CFL हैं उनसे निकलती है। दूसरा, लेड जो है बहुत ज़्यादा, कैडमियम बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बेरिलियम भी प्रॉब्लम कर रहा है, कैडमियम भी कर रहा है, और क्रोमियम भी कर रहा है, और मरकरी कर रही है, और लेड कर रही है। तो आंसर जो हो जाएगा 47 का वो बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। 4 जो है 4 और 7 ये नहीं कर रहा है। हेप्टाकॉर और जो प्लूटोनियम तो ये रेडियो एक्टिव है, और जो हेप्टाकॉर ये दोनों ही नहीं होंगे। 47 का आंसर जो है बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 48। 48 कह रहा है विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम। विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, ए फूड चेन इलास्ट्रेट करता है द ऑर्डर इन विच एक फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। जो फूड विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन द इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फूड चेन इलास्ट्रेट द ऑर्डर इन विच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। तो पहला जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसे खा रहा है। दूसरा, फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। फूड चेन जो है अपने ही स्पीशीज़ में पाई जाती है। गलत है भैया, सांप को खाता रहेगा, एक किंग कोबरा ही खाएगा, बाकी सारे सांप को नहीं खाते हैं। तो एक ही है किंग कोबरा जो सांपों को खाता है। तीसरा है फूड चेन इलास्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर्स। फूल इस चेन जो है इलास्ट्रेट करता है नंबर ऑफ ईच जो ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर्स। तो ये भी गलत है। तो 48 का जो आंसर है वो ए ओनली सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लॉयन टेल्ड मैकाक्यू फाउंड इन द नेचुरल हैबिटाट। नेचुरल हैबिटाट में मिलता है। तो ये जो तमिलनाडु है, जो केरला है और जो कर्नाटका है, इनमें हमें ये लॉयन टेल्ड मैक्यू मिल जाएगा। माउंटेन फॉरेस्ट स्कैटर्ड अक्रॉस 3 जो इंडियन स्टेट नेमली जो देखने को मिलते हैं। और ये जो लॉयन टेल मैकाक्यू है ये इंडेंजर्ड है। तो 49 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। 1 2 3 ओनली। आंध्र प्रदेश नहीं होगा क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है ये इकोलॉजिकल निक है। फिर से देखते हैं 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस जो ऑक्यूपाइड कर रहा है ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शन रोल। उसका रोल क्या है, उस कम्युनिटी में क्या और रोल है ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसलिए उसको इकोलॉजिकल निक कहते हैं। लेकिन इकोटोन जो होता है जब दो जैसे जो ग्रासलैंड और टेरेस्ट्रियल जो ग्रासलैंड एक्वेटिक या दो इकोसिस्टम जब इंटरलैप करते हैं ओवरलैप करते हैं तो उसको इकोटोन कहते हैं, जो नैरो एरिया होता है ओवरलैपिंग का। तो 50 का आंसर जो है वो बी आंसर करेक्ट होगा, इकोलॉजिकल निक। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग। पहला, स्टार टॉर्टॉइज है, मॉनिटर लिजार्ड है, पिग्मी हॉग है और जो स्पाइडर मंकी है। विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इसमें से कौन कौन नेचुरली इंडिया में फाउंड देखने को मिलते हैं। तो इसमें से जो स्टार टॉर्टॉइज है, मॉनिटर लिजार्ड है और जो पिग्मी हॉग है ये देखने को मिलता है, लेकिन स्पाइडर मंकी यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। स्पाइडर मंकी जो है वो इन हैबिटाट है ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिका, वहाँ पे साउथ अमेरिका सेंट्रल साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। 4 गलत है, इसलिए आंसर जो है 51 का वो ए सही हो जाएगा। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसमें पॉल्यूटेंट कितने देखने को मिलता है। आर्सेनिक मिल जाएगा आपको, फ्लोराइड मिल जाएगा, आर्सेनिक फ्लोराइड मिल जाएगा, सॉर्बिटॉल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और फॉर्मेल्डिहाइड ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरेनियम जो है ये क्या कहते हैं, यूरेनियम जो है ये क्या कहते हैं नहीं मिलेगा, और इसलिए आंसर जो है 1 और 3 52 का जो आंसर है वो 1 और 3 ए सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये 3 पेयर बताए गए हैं जिसमें है पहला नोकरेक बायो रिजर्व। नोकरेक जो बायो रिजर्व है, नोकरेक बायो रिजर्व ये मेघालय में है गारो हिल्स पे। दूसरा है लोहतक लेक जो है ये मणिपुर में है और ये बैरल रेंज पे पाया जाता है। तीसरा नामदफा नेशनल पार्क जो है वो डाफला हिल्स पे पाया जाता है। तो इसमें जो है वो पहला केवल सही होगा। जो नोकरेक बायो रिजर्व है ये गारो हिल्स पे मिलता है, लेकिन लोहतक जो मणिपुर में है ये बैरल रेंज में नहीं मिलता है, ना ही ये बैरल रेंज तो आसाम में है, और नामदफा जो नेशनल पार्क है ये डाफला हिल्स में नहीं, ये पतकाई बुम हिल्स पे मिलता है। तो 53 का जो आंसर है वो ए होगा, क्योंकि लोहतक जो लेल है जो मणिपुर में और जो बैराल रेंज है आसाम में होते हैं, नामदफा नेशनल पार्क और जो दाफला हिल्स वो दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं।
तो 53 का आंसर जो है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इन द ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। इन द ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड होते हैं, ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। पहला इंसेक्ट एंड फंजाई, दूसरा लिमिटेड सनलाइट एंड प्यूसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीसरा जो है वाटर लिमिट एंड फायर, और डी नन ऑफ दीज। तो हम इसमें वाटर लिमिट एंड फायर, तो जो बड़े बड़े ग्रासलैंड है उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान वहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासेस नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी है। और दूसरा, जब वाटर की कमी है तो पत्तियाँ सूख जाती हैं, सूखते ही जो फायर लग जाती है, कभी पत्थर इधर उधर से गिरते हैं तब, या फिर थंडर स्टॉर्म की वजह से, जैसे अभी कैलिफोर्निया में जंगल में आग लगी हुई है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में अभी पिछले साल आग लगी हुई थी। तो ये जो फायर है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कैलिफोर्निया में तो लगभग हर दूसरे तीसरे साल में आप सुनते होंगे वेस्टर्न कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। तो 54 का जो आंसर है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी की तरफ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें मैंग्रोव में देखने को मिलेगी, उसके बाद जो है ग्रासलैंड में देखने को मिलेगी, फिर लेक्स में और फिर ओशंस में। तो जो हमारे कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मैंग्रोव में देखने को मिलेगी, उसके बाद जो है हमारा ग्रासलैंड आएंगे, उसके बाद जो है वो लेक्स आएंगे, फिर ओशंस आएंगे। इस तरीके से 55 का आंसर जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कंसिडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया। फौना ऑफ, पहला घड़ियाल, जो लेदर बैक टर्टल और स्वैम्प डियर, विच ऑफ द अबव इज़ एन इंडेंजर में कौन आ रहा है? घड़ियाल जो है वो इंडेंजर्ड में है, जो चंबल रिवर में मिलता है। लेदर बैक टर्टल ये भी है, और जो स्वैम्प डियर ये भी इंडेंजर्ड में है, इसलिए 56 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन द इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज और आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है डिकम्पोजर नहीं है, फंगस डिकम्पोजर है, कुछ डिकम्पोजर होते हैं, और जो बैक्टीरिया वो तो है ही डिकम्पोजर। तो 57 का जो आंसर है वो 2 और 3 सही हो जाएंगे, फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई में 3 होते हैं, बेसिलो फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, क्लोरोमाइसिटीज और डिकोटोमाइसिटीज। तो डिकोटोमाइसिटीज वाले जो हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। पहला इंटरनेशनल जो ट्रीटी है ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा जो है पहला जो है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए पहला सही है। दूसरा जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये भी सही है, और तीसरा जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है ये भी सही है। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है ये वर्ल्ड की हेरिटेज साइट को देखता है। दूसरा जो नेचुरल है या फिर कल्चर, जो UNCCD जो है ये डेजर्ट जो एरिया है उसको डेजर्टिफिकेशन से बचाने की बात करता है। और जो इंटरनेशनल ट्रीटी प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड और एनिमल एग्रीकल्चर के लिए तीनों ही सही हैं। 58 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर क्या है बताना है। पहला, ये एक इनिशिएटिव है UNEP की, ये जो है इनिशिएटिव है UNEP की ये एक इनिशिएटिव है UNEP और यूनेस्को की। तो ये जो है गलत है, ये इनिशिएटिव WWF की है, ना कि UNEP या फिर यूनेस्को की। दूसरा, ये जो है मूवमेंट, सेकंड, इट इज़ द मूवमेंट इन विच जो पार्टिसिपेंट होते हैं स्विच ऑफ करते हैं अपनी लाइट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, ऑन ए सर्टन डे एवरी ईयर, हर साल एक दिन होता है जिसमें 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 के बीच में शाम को ये लाइट जो है ऑफ कर लेते हैं। तीसरा, ये एक मूवमेंट है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लानट। ये एक मूवमेंट है जो रेज किया गया, अवेयरनेस लाई जाए क्लाइमेट चेंज एंड जो नीड है टू सेव द प्लानट। तो आंसर जो है 2 और 3 सही है, इसलिए 2 और 3 सही है, इसलिए 59 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए फूड चेन में सबसे पहले क्या होगा? फूड चेन में सबसे पहले जो होगा, फूड चेन में सबसे पहले डाइटम्स होने चाहिए। डाइटम्स को कौन खाएंगे? क्रस्टेशियंस को कौन खाएंगे? हेयरिंग।
तो ये थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। डाइटम्स क्या होते हैं? डाइटम एक ये जो है कहते हैं, ये जो है प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ नहीं है, ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। एक्चुअली में आर.एच. विटेंकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताई थी, जिसमें मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। प्रोटिस्टा में जो है जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब आते हैं, इसलिए डाइटम जो है सिंगल सेल एनिमल है। वो जो है क्रस्टेशियन जो है, क्रस्टेशियन है वो आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। और जो हेरिंग है ये कार्निवोरस एनिमल्स जो है फीड करते हैं क्रस्टेशियंस पे, इसलिए आंसर जो है वो 60 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है if a wetland of international importance is brought under the Moltex record, what does it imply? अगर कोई वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है तो उसको एक मॉर्टेक्स रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब क्या है? पहला चेंज इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर। अगर चेंज देखने को मिल रहा है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वकर्ड, तभी उसका नाम दर्ज किया जाता है। आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से अगर कोई चेंज देखने को मिलेगा या फिर इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है उसमें बदल रहा है, तो उसका नाम मॉन्टेक्स रिकॉर्ड पे लिख दिया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया इसको मैनेजमेंट करती है। तो इंडिया के दो जो हैं कालादेव वेटलैंड और जो क्या कहते हैं चिलिका लेक वेटलैंड और जो लोहतक था, ये 3 जो हैं लिस्ट की गई थी। दूसरा, कंट्री इन विच वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट ए लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम द एज ऑफ द वेटलैंड, ये गलत है। सी, जो सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेज और ट्रेडिशन ऑफ द सर्टेन जो कम्युनिटीज़ हैं लिविंग इन विद इट्स विसिनिसिटी एंड देयरफॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी देयर शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सी जो है वो भी गलत है। इट इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी गलत है। तो 61 का जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, क्योंकि मॉर्टेक्स रिकॉर्ड जो है ये रजिस्टर करता है वेटलैंड साइट्स को ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैज़ अकर्ड। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहे हैं? विद रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहे हैं इट इज़ ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये जो क्या कहते हैं दूसरा जो है दूसरा कह रहे हैं कि इट स्ट्राइव टू कंसर्न नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, ये जो है स्ट्राइव करता है, कंजर्व करता है जो नेचर और जो एक्शन बेस्ड जो रिसर्च एजुकेशन और जो पब्लिक अवेयरनेस है। और तीसरा जो है ये ऑर्गेनाइज करता है और कंडक्ट करता है नेचर ट्रायल एंड और कैंप फॉर द जनरल पब्लिक। तो इसका 2 और 3 सही हो जाएगा। सी सही है, क्योंकि जो ये पहला जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जो नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी है वो इसमें नहीं है, ये शायद कल्चर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, इसलिए 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, इसलिए 62 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है विद रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। पहला है कि इट सर्व द फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म है फॉर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा है इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन द इन्वायरमेंटल इशू एट द ग्लोबल लेवल। तीसरा जो है इट इज़ अ एजेंसी अंडर OECD टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंड टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज़्म है जो दिया जाता है
जो दिया जाता है, जो कन्वेंशन हुआ था BCBD, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये UNFCC के द्वारा हुआ था। इसलिए 63 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है विद कंट्री ऑन द इन्वायरमेंटल इशू में। तो 63 का आंसर ए हो जाएगा। 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। दम्फा टाइगर रिजर्व, दम्फा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अच्छा सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। दम्फा टाइगर रिजर्व, हाँ दम्फा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है। और जो गुमती, क्या नाम है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सिक्किम में है, सिक्किम में है, तो ये गलत है। जो गुमती वाइल्ड लाइफ है ये त्रिपुरा में है, ना कि सिक्किम में। तीसरा सारामती पीक, सारामती पीक नागालैंड में है, तो हाँ ये सही है, सारामती पीक जो है नागालैंड में है। तो 1 और 3 सही हैं, इसलिए 64 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। दम्फा टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में, और जो सारामती पीक है नागालैंड में। गुमती जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिक्किम में नहीं, त्रिपुरा में है। तो 1 और 3 सही है, 64 का सी आंसर। Question number 65, with reference to the conservation organization called Wetland International, which of the following statement is or correct? पहला, it is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatory to the रामसर कन्वेंशन, जो सिग्नेटरी हैं रामसर कन्वेंशन। दूसरा जो है पहला सही है। दूसरा, इट वर्क एट द फील्ड एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज़ द प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज़। तो ये जो है गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर जो है सॉरी पहला गलत है, दूसरा ये सही है, इसलिए आंसर जो है वो 65 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहे हैं, अदर देन पोचिंग के अलावा व्हाट आर द पॉसिबल रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन क्यों मर रही हैं? पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैराज ऑन द रिवर, डैम और बैराज जो डैम और बैराज बन रहे हैं उसकी वजह से तो ये फंस जा रही हैं उसमें। दूसरा, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन द रिवर, तो जो इंक्रीज़ हो रही क्रोकोडाइल्स की रिवर में, तो गंगा डॉल्फिन नहीं, ऐसा नहीं, एनिमल तो क्या कहते हैं एक ही जगह रहते हैं, लेकिन उनका जो फूड होता है वो अलग अलग होता है। तीसरा जो है, गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, जो फिश मछली पकड़ने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं नेटिंग, इसमें फंस जाती हैं, तीसरा सही है। और यूज़ ऑफ सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर जो अदर एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं इन द क्रॉप फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ रिवर, तो 1, 3, 4 सही है, इसलिए आंसर जो है 66 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं आर यूज्ड इन मैनी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, जैसे जो मैटरेस है और जो अप हॉलेस्ट्री, वाई इज़ देयर सम कंसर्न अबाउट देयर यूज़, इसको लेके कंसर्न क्यों हैं? पहला जो है, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत तेज़ी से इनकी वजह से डिग्रेडेशन, हाईली रेजिस्टेंट हैं टू डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट। दूसरा, दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो दोनों सही हैं, इसलिए आंसर जो है वो ए और 1 और 2 दोनों, तो आंसर जो है 67 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। ये बैट है, बियर है, रोडेंट है। बैट चमगादड़ है, भालू है, और जो रोडेंट हैं। द फिनोमेना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स, तो बियर जो है वो तो हाइबरनेशन करता है, सो जाता है जब हालात ख़राब होते हैं, समर में देखने को मिलता है, CW, हाँ, तो 68 में हाइबरनेशन करता है भालू, तो करता ही है। और जो बैट है ये भी, चमगादड़ भी, और जो रोडेंट्स हैं जो कुतरने वाले एनिमल्स हैं, तो ये भी क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं, इसलिए 68 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 1, 2, 3, क्योंकि हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, और इनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं इन इंडोथर्मिसिस में, और जहाँ पे लो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, स्लो ब्रीदिंग हो जाती है, और हार्ट रेट भी बहुत कम हो जाती है, और स्लो मेटाबॉलिक रेट हो जाती हैं। ये जो है बैट, बियर और रोडेंट्स में देखने को मिलता है। 68 का आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ प्लैनेट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्केनिक जो एक्शन हो रहा है उससे बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन से बढ़ रहा है, जो डिके हो रहा है उससे बढ़ रहा है। 1 2 4 तो 69 का जो है सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ़ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड just stacking alongside the cattle to seize the insect disturbed by their movement through grasses। जैसे आप देखते हैं जब भैंस लोग चरती हैं तो वो गिद्ध जो होते हैं उसकी पीठ कौवे उसके पीठ पे बैठे रहते हैं, गिद्ध छोटे छोटे जो जानवर जो पक्षी हैं उसके पीठ पे बैठे रहते हैं। जब जानवर चलते हैं तो उनसे कुछ कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जिसे चिड़िया पकड़ के खा जाती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बर्ड्स, इसमें से कौन सी वो बर्ड है? तो पहला इसमें जो है एक पेंटेड स्टॉर्क है, दूसरा कॉमन माया है और तीसरा है ब्लैक नेक्ड केन। तो इसमें से ये पहला और तीसरा गलत है। कॉमन माया जो है ये बर्ड ज़्यादातर इस प्रोसेस को कॉमेंसलिज्म कहते हैं, जिसमें एक का फ़ायदा हो जाता है एक का कुछ नहीं होता है। अब चिड़िया का तो फ़ायदा हो गया, मरे हुए जानवरों को खा जाएगी, ना तो कैसे पकड़ के खाना पड़ता, बिलों से निकाल के खाना पड़ता, और जो भैंस है उसका कुछ नहीं हुआ, इसलिए कॉमनलिज्म एक का फ़ायदा एक का कुछ नहीं होता है। तो जो कॉमन मैना है ये बर्ड स्टैकिंग अलॉन्ग साइड द जो कैटल होते हैं टू सीज द इंसेक्ट जो डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके मूवमेंट से उन्हीं के ग्रासेस पे। और ये जो कॉमन माया है ये आइडेंटिफाई कर लेती है जो ब्राउन बॉडी ब्लैक्ड हॉडेड हेड होते हैं और इससे वो अपना पेट भर लेती हैं। तो 70 का जो आंसर है वो बी ओनली 2 ओनली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 with reference to eco-sensitive zone ESZ eco-sensitive zone with reference to eco-sensitive zone which of the following statement is और correct? पहला eco-sensitive जो zone है are the areas that are declared eco-sensitive जो जोन है आर द एरिया दैट आर डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये 1972 के द्वारा करे जाते हैं। गलत है, क्योंकि जो इसमें बात करी जा रही है इको सेंसिटिव जोन, और इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, इसलिए हम इको सेंसिटिव जो जोन्स हैं इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया हैं और ये जो है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आते हैं, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के आते हैं, इसमें नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं जहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है रेस्टिंग सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी इन द जोन, इस एरिया में जाने से मना कर दिया जाता है। दूसरा जो पर्पस है डिक्लेयर करना जो इको सेंसिटिव जोन इज़ टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन दोज जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, खेती को छोड़ के सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी जाएँ। तो ऐसा नहीं है, इसमें सारी एक्टिविटी नहीं बंद करी जाती हैं, कुछ ही एक्टिविटी बंद करी जाती हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। पहला तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का नहीं है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। दूसरा जो ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी नहीं बंद की जाती हैं, कुछ ही एक्टिविटी बंद करी जाती हैं, इसलिए 71 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज डी आंसर। 72 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो 1986 का था उसके अंदर। दूसरा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज़ ए स्टेटरी बॉडी, सही है, 2005 में लाया गया था, उसके बाद 2006 में ये बनी थी, स्टेटरी बॉडी है। तीसरा जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर। कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, क्योंकि 2 और 3 सही है और 1 जो है गलत है, क्योंकि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये 1962 में बनाया गया था, 1962 में बनाया था अंडर सेक्शन 4 जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू द एनिमल एक्ट 1960, जो जानवरों को तड़फा को मारते हैं, जैसे तमिलनाडु में जाली कट्टू जो होता है उसमें वो जो बुल होता है उसके साथ कहते लड़ाई करते हैं और उसको जो प्रताड़ित करते हैं, इसलिए एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड है ऑफ इंडिया में ये जानवरों को जो जानवरों के साथ क्रूरता दिखाते हैं उसके अंदर एक एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, उसी के अंदर ये बनाया गया था और ये 1962 में बनाया गया था, ना कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा 1986 में। तो 72 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 73
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रिलीफ। कोरल रिलीफ कहाँ मिलता है? तो अंडमान एंड निकोबार में आपको कोरल रिलीफ मिल जाएगा, सही है। गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिल जाएगा। तीसरा है गल्फ ऑफ मन्नार में मिल जाएगा, लेकिन सुंदरवन में नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे लॉन्गून ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इसलिए 1 2 3 सही है। 73 का आंसर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इन इंडिया जो प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है वो किससे कनेक्ट है? पहला टेरेस कल्टीवेशन, जहाँ पे टेरेस बनाए जाते हैं वहाँ पे हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे भैया पेड़ कटे पड़े हैं, सब उड़ा ले जाएगी हवा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो तीन जो कंडीशन दी गई हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम दिख रही है वो है क्या कहते हैं, बी, डिजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन। इंडिया में जो प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की वो ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, और जो टेरेस कल्टीवेशन ये हेल्प करती है जिससे कि सोइल इरोजन जो है वो कम हो जाए। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो टेरेस कल्टीवेशन ये सब हेल्प करती हैं। जो डिफॉरेस्टेशन है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए 74 का आंसर जो है बी होगा, 2 ओनली। Question number 75. The most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional जो human life in the establishment of, तो उसके लिए क्या बनाए गए हैं? तो यहाँ पे 4 दिए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन्स, नेचुरल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके लिए जो बायो रिजर्व हैं हमारे पास, बायो रिजर्व जहाँ पे कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, और एक ट्रांजिशनल जोन होता है जिसमें एक्टिविटी जो है अलाउ की जाती हैं ट्रांजिशनल जोन में, और बफर जोन में थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट के लिए, और कोर जोन में बिल्कुल अलाउ नहीं होता। लेकिन बोटेनिकल गार्डन ये एक्सिट 2 होते हैं, और नेशनल पार्क में कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत एक्टिविटी अलाउ होती है। इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है फॉर कंजर्वेशन के लिए, जो बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल जो ह्यूमन लाइफ इन द एस्टेब्लिश, उसके लिए बायोस्फीयर यूज़ किया जाए। अब बायोस्फीयर जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर यूनेस्को का एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। उसके अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व कंबाइंड करता है प्रोटेक्टेड एरिया विद जो जोन्स वेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन नरेचर्ड बाय द नेटिव जो डेवलपर्स हैं। अब जो बायोस्फीयर हैं तो उसमें जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर है, उसमें क्या कहते हैं, नागरहोल बंदीपुर नेशनल पार्क और जो मुंदुमलाई है, ये सब एक ही जगह पे हैं। तो एक पूरा बहुत बड़ा एरिया जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी चीज़ें आ जाती हैं। 75 का आंसर ए हो जाएगा। 76 कह रहा है साइंटिफिक व्यू इज़ दैट द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक व्यू है, जो इंक्रीज़ हो रहा था ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल से पहले 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज बायॉन्ड 3 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट विल बी पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। अगर 3 डिग्री तक हुआ होता तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? तो पहला ये कह रहे हैं कि पहला इम्पैक्ट जो पड़ता वो है टेरेस्ट्रियल जो बायोस्फीयर टेंड टूवर्ड्स नेट कार्बन सोर्स, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर हैं टेंड टूवर्ड्स इन नेट कार्बन सोर्स। दूसरा, जो वाइड स्प्रेड हो रहा है कोरल मोर्टेलिटी विल अकर। तीसरा, जो ऑल द ग्लोबल जो वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर। चौथा, जो कल्टीवेशन है सीरल्स की विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो कहीं भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्या कहते हैं, जो इसके लिए क्या करा जा रहा है, इसके लिए पहला और दूसरा तो सही है कि जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है ट्रेंड अकर नेट जो कार्बन सोर्स है। दूसरा, जो विस्पर्ड देखने को मिला है कोरल जो मोर्टेलिटी है विल अकर। लेकिन दूसरा और तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि ऑल जो ग्लोबल वेटलैंड है परमानेंटली डिसअपियर होते हैं, ये गलत है। और जो कल्टिवेशन है सीरियल्स की वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती एनी वेयर इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। इसलिए आंसर जो है वो बी सही होगा। 76 का बी आंसर 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 75, जो लाइकेंस हैं विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल जो सक्सेशन इवन ऑन द बेयर रॉक, जो पत्थर होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, आर एक्चुअली ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो लाइकेंस हैं ये एसोसिएशन करती हैं जो एल्गी और फंजाई, इसलिए 77 का जो आंसर है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट रिलीज बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। स्टील इंडस्ट्री इंडिया में
कौन से पॉल्यूटेंट निकालती है? तो स्टील जो है वो आयरन और कार्बन से बनती है, आयरन और कार्बन से। और आयरन जो है मेटलर्जी डिपार्टमेंट बनाता है, और कार्बन के लिए कोयला, कार्बन चाहिए होता है। इसलिए 78 में जो पॉल्यूशन होगा वो ऑक्साइड ऑफ सल्फर होगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं कि जब हम भट्टियाँ जलाते हैं तो उसमें कोयला होता है, कोयला से सल्फ़र निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसलिए 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे। 78 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, एवरी ईयर, हर साल, मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस कैंपेन फेस्टिवल इज़ हेल्ड ड्यूरिंग विच certain community tribes plant sampling of the fruit bearing trees, which of the following are such community tribes? ये कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो ये सब करती हैं? तो हमारे देश में जो गोंड और कुरकू ये ज़्यादातर जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ पे ये पाई जाती हैं। और ये जो ट्राइब है ये फेस्टिवल जो मनाती है, इनके देवी देवता जो होते हैं वो पेड़ पौधों को ही मानते हैं, इसलिए ये सैम्पलिंग लगाते हैं। इसलिए जो गौंड और कुरकू, आंसर होगा 59 का बी। क्वेश्चन नंबर 80, विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स हैं कॉल्ड कोल, बीड, मीथेन और शेल गैस। दो कोल, बीड, मीथेन और जो शेल गैस हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कोल बीड मीथेन है ये प्योर मीथेन गैस जो एक्सट्रैक्ट की जा रही है कोल सीम से, वाइल जो शेल गैस है इज़ ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन और ब्यूटेन ओनली दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दूसरा है, पहला तो गलत है क्योंकि जो कोल गैस जो शेल गैस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन ओनली उसमें नहीं है। और दूसरा जो है, इंडिया में अबेंडेंट जो कोल बीड मीथेन जो है सोर्स एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस सोर्स हैव बीन फाउंड। शेल गैस हमारे गोदावरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे और जो कावेरी डेल्टा है, महानदी डेल्टा है, इनके आसपास देखने को मिल रहा है, इसलिए 2 गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत हैं, इसलिए आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा, नाइदर 1 और 9 2। क्योंकि शेल गैस जो है कंटेन उसमें मीथेन भी होती है और शेल गैस के जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला जो उन्होंने कहा कि केवल ओनली प्रोपेन और ब्यूटेन मिल रहा है, ये गलत है, मीथेन भी मिलता है। और दूसरी जो बात इन्होंने कहा कि कोई भी नो गैस शेल गैस सोर्स, बल्कि इंडिया में शेल गैस सोर्स पाए जाते हैं। तो 80 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ ए क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड आर्टिक। तो कंचनजंगा है ये तो टूटी तरीके से सब ट्रॉपिकल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। दूसरा नंदा देवी जो है वो थोड़ा सा आता है। फिर न्योरा वैली है, ये न्योरा वैली ये भी क्या कहते हैं। फिर है नामदफ़ा जो है बिल्कुल टॉपिक ऑफ कैंसर पे ही कह सकते हैं। पतकाई बुम जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसी के कहते हैं पतकाई बुम हिल्स के पास में। तो ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में है, इसलिए आंसर जो है 81 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, जो बायो कार्बन फंड है, जो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज़ मैनेज्ड बाय। जो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव है फॉर सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट लैंडस्केप इज़ मैनेज्ड बाय द, ये किसके द्वारा मैनेज किया जाए? ये वर्ल्ड बैंक मैनेज कर रही है। जो हाउस विद इन द कार्बन फाइनेंस यूनिट जो है वर्ल्ड बैंक की, जो बायो कार्बन फंड ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है जो मोबिलाइज करेगा फाइनेंस टू हेल्प जो डेवलपमेंट हैं प्रोजेक्ट के दैट सिक्वेस्टर जो रोकेंगे कंट्रोल करेंगे सिक्वेस्टर और जो कंजर्व करेंगे कार्बन इन द फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम। इट वाज क्रिएटेड 2004 में चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 83, विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? पहला जो है वो इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल।
तो ये सही है कि जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, बिजनेस और सिविल सोसाइटी और जो इंडिजिनस पीपल हैं। दूसरा, ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल एड टू द यूनिवर्सिटीज़, इंडिविजुअल साइंटिस्ट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिसर्च टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड जो क्लाइमेट अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी हैं फॉर सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। तो 1 और 2 जो हैं। तीसरा जो है ये असिस्ट द कंट्री इन द रिड प्लस जिसमें रिड का रिड्यूस करना जो एमिशन है फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूस करना जो एमिशन है फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन और जो फॉरेस्ट जो डिग्रेडेशन प्लस एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विद जो फाइनेंशियल और टेक्निकल जो असिस्टेंस है ये प्रोवाइड करना। तो इसमें 1 और 3 सही हैं क्योंकि जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप जो फैसिलिटी है ये ग्लोबल पार्टनरशिप गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, सिविल सोसाइटी और जो इंडिजिनस पीपल्स हैं और पीपल जो फोकस कर रहे हैं और रिड्यूसिंग जो एमिशन फ्रॉम जो डिफॉरेस्टेशन और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जिसे रिड प्लस कहा जा रहा है। जो रिड प्लस है इसमें रिड्यूस करना है जो एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है ये जो है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी इसमें देखने को मिल रही है। इसलिए 83 का जो है 1-3 सही है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 with reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statement is or correct? जो BirdLife International है पहला, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा पहला सही है कि ये ग्लोबल पार्टनरशिप है फॉर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो है कॉन्सेप्ट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, गलत। बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है ये यहाँ से चालू नहीं किया गया था, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यहाँ से चालू नहीं किया गया था। तीसरा जो है इट आइडेंटिफाई द साइट नोन रिफर टू एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, ये इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है जिसे IBA कहा जाता है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो 84 का जो आंसर है वो 1-3 सही है, इसलिए आंसर जो है 84 का सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 85 इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक ए डोमिनेंट ट्री स्पीशीज़, किस जंगल में जो टीक है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिलता है? ये टीक जो है ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है। टीक जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है जिसमें पत्तियां गिर जाती हैं, बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं पेड़। ये फाउंड शायदरी में देखने को मिलते हैं, जो वेस्टर्न घाट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है पेनिनसुला में, और जो फुट हिल्स हैं हिमालयाज़ के वहाँ पे देखने को मिलता है। सील और जो साल हैं ये 2 टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट हो जाएगा 85 का ए। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टर्म्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। अगर एक कम्युनिटी जो है ऑर्गेनिज्म की इंटरैक्ट करती है दूसरे कम्युनिटी के साथ, ये है नहीं, ये नहीं है, इसे कम्युनिटी इंटरेक्शन कहेंगे। बी जो है दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे बायोस्फीयर कहेंगे। सी जो है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो वो कम्युनिटी जो ऑर्गेनिज्म की जो कम्युनिटी है जहाँ पे वो लिविंग टुगेदर विद द एनवायरनमेंट के साथ इन विच दे आर लिव। तो आंसर सी सही हो जाएगा। और डी जो है फ्लोरा एंड फौना ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ये भी गलत। 86 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी Indian Renewable Energy Development Agency Limited, IREDA Renewable Energy Development Agency Limited, which of the following statement is or correct? तो पहला कह रहे हैं कि ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरा ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो दोनों ही सही हैं क्योंकि आंसर जो है 87 का आंसर सी है, क्योंकि IREDA जो है ये पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है जो इस्टेब्लिश की गई थी। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 1987 में कहते हैं अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर लाया गया था, जो प्रमोट करेगा डेवलप और जो एक्सटेंड फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी और जो एनर्जी एफिशिएंसी है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट विद द मोटो एनर्जी फॉर एवर के अंदर लाया गया। तो 87 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज अ यूनिक इन बीइंग ए स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट ए रेड बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो बहुत सेमल है, ये केबल लामजो नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में है और करेक्ट आंसर 88 का बी हो जाएगा। और ये जो है मणिपुर में है और ये नेशनल पार्क जो है मणिपुर में है। ये क्या कहते हैं, ये अकेला फ्लोटिंग पार्क है पूरे वर्ल्ड में जो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, और ये इंटीग्रल पार्ट है लोहतक लेक का। यहाँ पे जो लोग रहते हैं पुंडीज, ये कुछ छोटे छोटे पुंडीज होते हैं जो इसी लेक में तैरते हुए मिलेंगे, उन्हीं पे घर बना लेते हैं। तो 88 का आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड जो कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहला जो IUCN जो है वो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन, एंड जो साइट जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट। दूसरा IUCN जो है रन करता है 1000 ऑफ फीड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज द नेचुरल फॉरेस्ट। तीसरा जो है तीसरा है कि साइट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव ज्वाइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। लेकिन ये नेशनल लॉ के जगह नहीं ले सकती, इसलिए 2 और 3 सही हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। आंसर जो है 89 का बी हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 90, विद रेफरेंस टू डुगोंग, ये एक मैमल है समुद्री मैमल है। विद रेफरेंस टू डुगोंग मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। पहला, ये एक हर्बीवोरस मैरीन एनिमल है, बिल्कुल सही है, ये हर्बीवोरस मैरीन मैमल एनिमल है। दूसरा, ये फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, ये इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। दूसरा जो है ये इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये 1 और 3 सही है, इसलिए 90 का सी सही है। लेकिन 2 जो है इंटायर कोस्ट में नहीं मिलता है। इंटायर कोस्ट में कैसे मिलेगा, कहीं पे कंडीशन सही है, कहीं कंडीशन सही नहीं है। तो 90 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो गंगेटिक जो डॉल्फिन है वो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसलिए 91 का जो है वो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीकेशन सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीकेटिंग सब्सटेंस से बाहर आने के लिए जो है ये हमारी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को ख़त्म करना था। और जो क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मीथेन है और जो NO2 है, इन सबको बंद करना था। जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बैंक जो है वर्ल्ड बैंक को लेके आया था। जो नगोया प्रोटोकॉल है ये बायोडाइवर्सिटी जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उनको लेके था। तो 92 का जो है वो बी आंसर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, व्हाट इज़ रियो +20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज़। तो रियो कॉन्फ्रेंस जो है पहला, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल सही, ये जो है यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, इसलिए आंसर जो है 93 का ए ही हो जाएगा। UNCED कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। ये जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी अर्थ समिट, 20 साल जो पूरे हो रहे थे 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हेल्ड हुई थी रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड इज और करेक्ट। पहला जो है ये एक इंटेंडेड टू असिस्ट डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं टू एडेप्टेशन एंड जो मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। दूसरा, ये फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ UNEPD और OECD एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए 94 का आंसर ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 95, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला है Annex 1 कंट्रीज़ जो हैं वो
कार्टिंगा जो प्रोटोकॉल है, दूसरा जो सर्टिफिकेट है एमिशन जो सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन है ये नगोया प्रोटोकॉल का है, और तीसरा जो है वो क्लीन CDMs जो क्लीन डेवलपमेंट मिशन है ये क्योटो प्रोटोकॉल का है। तो इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच, तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, तो इसमें 3 वाला जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये सेपरेट कर रहा था जो कंट्री इनटू 2 ग्रुप्स, जो एनेक्स 1 था जिसमें डेवलप्ड कंट्री थे, और जो नॉन एनेक्स 1 थे जो डेवलपिंग कंट्री थे। इसलिए पहला तो क्योटो प्रोटोकॉल गलत हो गया। जो पहला इसमें इन्होंने बता रखा है कि एनेक्स 1 कंट्री जो है कार्टिंगा प्रोटोकॉल में होंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए जो तीसरा है वो CDM वाला सही हो जाएगा। इसलिए आंसर जो है वो 95 का आंसर जो है C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, विद रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसे टीब कहते हैं, टीब, economics of ecosystem and biodiversity, which of the following statement is all correct। पहला ये कह रहे हैं कि it is an initiative hosted by the UNEP, IMF और जो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा कहा जा रहा है। तो पहला तो गलती हो गया, क्योंकि UNEP, IMF और वर्ल्ड बैंक इतने लोग कैसे आ सकते हैं। दूसरा जो है, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये सही है, ग्लोबल इनिशिएटिव है जो फोकस करेगी ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तीसरा जो है, प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स, जो ऑर्गेनाइज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करें और जो कैप्चर करें जो वैल्यू है इकोसिस्टम और जो बायोडाइवर्सिटी। इसलिए आंसर जो है 2, 3 सही होगा, 96 का C आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। पहला, जो प्रॉपर डिज़ाइन है और जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है UN रेड प्लस रिडक्शन ऑफ एमिशन रिडक्शन फॉर एमिशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है प्लस प्रोग्राम जो है कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू, पहला प्रोटेक्शन करना है क्या कहते हैं ऑफ द बायोडाइवर्सिटी का, और दूसरा जो है रीसाइलेंस द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये गलत है, रीसाइलेंस नहीं होना चाहिए फॉरेस्ट सिस्टम का, और तीसरा पॉवर्टी रिडक्शन करना है, पॉवर्टी भी रिडक्शन करना है। इसलिए जो पॉवर्टी रिडक्शन तो 2 सही होगा, क्योंकि रीसाइलेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो साइलेंस हो गए उसको फिर से इसलिए पॉवर्टी रिडक्शन ये इसका काम नहीं है रेड का। इसलिए आंसर जो है 1 और 2, इसलिए 97 का आंसर जो है वो A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहे हैं, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल जो है, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल पहला ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है फॉर गवर्नमेंट और जो बिजनेस लीडर हैं टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई और जो मैनेज करना जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। इसलिए 98 का आंसर जो है वो A हो जाएगा। एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है फॉर गवर्नमेंट और जो बिजनेस लीडर्स हैं टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई और जो मैनेज करना जो हाउस है। 99 कह रहा है, विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 जो है समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एजेंडा 21 जो था ये इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। दूसरा, ये जो ऑरिजिनेट हुआ था वर्ल्ड समिट जो हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002 में, तो ये गलत है, ये जोहान्सबर्ग में 2002 में नहीं बल्कि अर्थ समिट जो हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में उसका रिजल्ट था। इसलिए एजेंडा 21 तभी बना था। इसलिए आंसर जो है 92 का वो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसलिए आंसर जो है वो A हो जाएगा, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे पेरिस एग्रीमेंट जो COP21 में हुआ था। तो पहला तो सही है। दूसरा, जो अलायंस का न्यूक्लियस था ऑल मेंबर कंट्रीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो होंगे
ये जो ऑल मेंबर कह रहे हैं, ये ऑल मेंबर जो हैं ये ज़रूरी नहीं है सारे मेंबर ही हों, तो इसलिए ये जो कंपलसरी नहीं था, इसलिए 121 कंट्रीज़ जो हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर से टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आते हैं लगभग, और जिस ये ज़्यादातर मेंबर हैं, 121 मेंबर थे, तो 100 का जो आंसर है वो 100 का आंसर जो है वो 1 ओनली ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग जो हुई पेरिस में इन 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और करेक्ट, कौन सा इसमें इससे करेक्ट है। पहला जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, ऑल द मेंबर्स और कंट्री ऑफ द UN एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन द 2017, तो ये गलत है, पूरे मेंबर जो हैं वो नहीं थे इसमें। दूसरा जो एग्रीमेंट एम टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन सो दैट जो राइज हो रहा है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी डज नॉट एक्सीड 2 या इवन 1.5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 और 2.5 के ऊपर ना जा पाएँ, दूसरा सही है। तीसरा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ एक्नॉलेज देयर जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग और जो कमिटेड टू डोनेट करेंगे 1000 बिलियन ए ईयर फ्रॉम 2020 तक टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़ टू कोप विद द क्लाइमेट चेंज, ये भी गलत है। इसलिए आंसर जो है वो 2 सही है, क्योंकि 2 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी 1 और 3 रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 102, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये फर्स्ट प्रपोज्ड किए गए थे 1972 में बाय द ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। दूसरा स्टेटमेंट है जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैज़ टू बी अचीव बाय 2030, दूसरा सही है लेकिन पहला रॉन्ग है, क्योंकि जो SDG जो थे 25 सितंबर 2015 को जो 25 सितंबर 2015 को जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी वहीं पे ये लिए गए थे, जहाँ पे 17 सस्टेनेबल गोल बताए गए थे। इनका टारगेट था 2030 तक पूरा करना, जो कहते हैं, इसलिए आंसर जो है वो 102 का बी हो जाएगा, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 103, जो टर्म था इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, ये जो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पहला जो प्लेज मेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज टू रिहेबिलिटेट द रिफ्यूजी फ्रॉम द वॉर अफेक्टेड मिडिल ईस्ट, गलत। दूसरा प्लान फॉर एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, सही है। जो प्लान है बनाना, एक्शन आउटलाइन करना बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, इसलिए 103 का आंसर जो है बी हो जाएगा। ये COP21 जो था पेरिस में हुआ था दिसंबर 2015 में, वहीं पे ये बनाया गया था, और जो INDC जो है ये एसोसिएटेड है UNFCCC क्लाइमेट चेंज से, इसलिए आंसर जो है 103 का बी हो जाएगा। 104 क्वेश्चन है, what is or are the importance of the United Nations Convention to combat desertification। तो पहला है ये एम टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्लान प्रोग्राम और जो सपोर्टिव इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप है। दूसरा इट इज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन, एंड जो इसका सेक्रेटरीट है जो फैसिलिटेट करेगा एलोकेशन ऑफ द मेजर जो पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल जो सोर्सेस हैं ऑफ दीज रीजन्स। तीसरा जो है इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच जो इनकरेज करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैक्टिंग द डिजर्टिफिकेशन। तो ये जो है सी सही है, 1 और 3 सही हैं, इसलिए आंसर जो है 104 का वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा सही से एक्सप्लेन कर रहा है ग्रीन इंडिया मिशन। तो इसमें पहला है कि जो इनकॉर्पोरेट करना है जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट और जो कॉस्ट इनटू यूनियन और जो स्टेट बजट देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग, जो ग्रीन अकाउंटिंग है। दूसरा
जो जो लॉन्च करना है, जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू इन्हेंस द एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन ऑफ ऑल द फ्यूचर। तीसरा रिस्टोर करना है, जो इन्हेंसिंग फॉरेस्ट कवर है, एंड जो रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर। तो ग्रीन इंडिया जो मिशन है, उसमें ये 3 वाला सही है, इसलिए आंसर जो है हमारा हो जाएगा कहते हैं सी आंसर। 105 का सी आंसर हो जाएगा। 106 कह रहा है कि जो नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोमोटिंग द। जो नेट मीटरिंग है ये हमारा पहला है प्रोडक्शन और जो यूज़ है सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर। जो नेट मीटरिंग है ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। जो ये आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन और यूज़ कैसे हो सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स, इसलिए आंसर जो है वो क्या कहते हैं 106 का ए हो जाएगा। नेट मीटरिंग ए बिलिंग मैकेनिज्म है दैट क्रेडिट सोलर एनर्जी सिस्टम ओनर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एंड दे ऐड टू द ग्रिड। और नेट जो मीटरिंग अलाउ करेगी जो रेसिडेंटल और जो कमर्शियल कस्टमर हैं जो जनरेट कर रहे हैं अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जो सोलर पावर से और फीड इलेक्ट्रिसिटी दे डू नॉट यूज़ बैक इनटू द ग्रिड। तो नेक्स्ट है 107 जो है गडगिल कमेटी रिपोर्ट और जो कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट है समटाइम्स इन द न्यूज़, ये रिलेटेड किससे हैं? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट के लिए लाया गया था। ये दोनों जो कमेटी हैं, जो गडगिल कमीशन, जो गडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट जो हैं ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड हैं। प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला है, इसलिए 107 का डी आंसर। 108 का आंसर जो है 8 क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। तो जब सीलिंग फ़ैन खरीदते हैं उस पर भी होता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन पे भी, टर्बुलेंट फ्लोरेसेंट लैंप सब पे होता है। ये जो स्टार लेवल है, ये स्टार जो बने होते हैं, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है स्टार लेवल का ये क्रिएट किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा मार्च 2002 में अंडर द प्रोविजन ऑफ 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के द्वारा। जो बी जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसने स्टार्ट किया था 2010 में, और इसलिए आंसर जो है 108 का जो है वो आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि इन द सिटी ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक जो गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी आती हैं? तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें हमारा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसलिए 109 का आंसर जो है बी आएगा। 110 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज द की फीचर ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेशनल गंगा रिवर बेसिन जो अथॉरिटी है उसका की फीचर क्या था? पहला जो रिवर बेसिन है इज़ द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड जो मैनेजमेंट है। जो रिवर बेसिन इज़ द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, पहला सही है। दूसरा जो कहते हैं स्पीयर हेड है रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल, ये भी सही है। वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शुड विच द गंगा फ्लो बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ऑन द रोटेशन बेसिस। तो ये जो है गलत है, इसलिए आंसर जो है वो 110 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 which one is or unique about खराई कैमल a breed found in India। पहला इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक स्विम कर सकता है। उसके बाद है कि इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव में भी ग्रेज कर सकता है।
और तीसरा जो है इट इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये वाइल्ड में रहता है, डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। 111 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू एंड जो डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ बनाना प्लांट विच अटेन ए हाइट ऑफ लगभग अबाउट 11 मीटर एंड हैज़ ऑरेंज कलर्ड पल्प फ्रूट पल्प इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, ये जो है हमारा अंडमान निकोबार जो है वहाँ पे डिस्कवर किया गया है। जो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने डिस्कवर किया है लिटिल, ये जो है फॉरेस्ट कृष्णा नल्ला जो है वहाँ पे जो लिटिल अंडमान निकोबार में पाया जाता है, इसलिए 112 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, अंडमान आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 113 with reference to red sanders sometimes seen in the news, consider the following statement। पहला, ये एक ट्री स्पीशीज़ है फाउंड इन द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। दूसरा, ये जो है ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया इन साउथ इंडिया। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया, ये गलत है। 113 का आंसर जो है वो 1 ओनली ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिसाइड डिस्क्राइब द स्कीम ऑफ सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेस एसेट रिसेंटली इन न्यूज़। तो पहला जो है इसमें कह रहे हैं कि इट इज़ प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर फॉर कंसिडरिंग इकोलॉजिकल जो कॉस्ट है ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, पहला। दूसरा, इट इज़ अ स्कीम ऑफ आरबीआई, ये आरबीआई की स्कीम है फॉर री वर्किंग द फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज़ फेसिंग जो जजमेंट डिफ़िकल्टीज़, तो बी सही हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट, तो बी आंसर सही हो जाएगा 114 का बी। क्वेश्चन नंबर 117 का कह रहा है जो टर्म है एम स्ट्रिप्स, ये समटाइम न्यूज़ में था इन द कंटेस्ट ऑफ, ये जो है हम उनकी जो टाइगर की पट्टियाँ होती हैं काली वाली, उनको ना देख के उनकी काउंटिंग करते हैं, इसलिए 115 का जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्व, और ये जो NTC ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है रिसेंटली देयर वाज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम जो लॉयन है फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट टू इन गुजरात टू विच वन ऑफ द साइट, किसमें ट्रांसफ़र करने की बात चल रही थी। तो ये जो है जो टाइगर हैं कुछ हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कून्हो पालापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो MP में है वहाँ पे करना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 इन इंडिया इफ़ स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 व्हाट डज इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि जो इट इंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, जैसे टाइगर को दिया गया उसी तरीके से उसको आप मार नहीं सकते और उसकी रक्षा की जाएगी प्रोटेक्शन। 117 का जो है वो ए हो जाएगा, शेड्यूल 1 एनिमल्स जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द लॉ। तो ये घड़ियाल जो है और जो घड़ियाल है इंडियन वाइल्ड एस जो है गुजरात का, और जो वाइल्ड बफेलो तीनों ही इंडेंजर्ड में है, इसलिए आंसर जो है 118 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये शेड्यूल 5 जो है काऊ जो 5 वर्मिन है क्रो फ्रूट बैट माइस और जो रैट कैन बी किल्ड सिंस जो एनिमल गिवन इन द अबव, ये जो है ये घड़ियाल वाइल्ड एस और जो वाइल्ड बफेलो 1 2 3 तीनों होंगे 118 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट, तो सिंपल है ये चंबल रिवर में मिलते हैं, 119 का बी। क्वेश्चन नंबर 120 है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम इंपॉर्टेंस इज़ बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न घाट होते हैं। सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है ये एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे हमें मिलता है, और जो
बाकी जो हैं वो जॉइनिंग पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। इन्होंने पूछा ना कि लिंक, गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ टेबल ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द कॉमर्स ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है एक ब्यूरो है, ट्रैफिक जो है एक ब्यूरो है अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का। दूसरा जो है ये जो मिशन है ट्रैफिक का इज़ टू इंश्योर दैट ट्रेड ऑफ वाइल्ड प्लांट और एनिमल इज़ नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो पहला गलत है, UNEP का नहीं है, ये WWF का है और IUCN का है। तो इसलिए आंसर जो है 121 का वो 2 सही हो जाएगा, बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि due to some reasons if there is a huge fall in the population of species of butterfly, what could be is likely to consequences। तो क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा? पहला जो पॉलिनेशन है, सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, सही है। दूसरा, there could be drastic increase in the fungal infection of some cultivated plant, गलत है। तीसरा, it could lead to fall in the population of some species of wasps, spider and birds। तो चेन में गड़बड़ी होगी तो कुछ एनिमल्स और गायब हो सकते हैं, इसलिए 1 और 3 सही हैं। तो आंसर 122 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये एक स्टैंडर्ड है, जो क्राइटेरिया पहला ये सी, जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा पॉलिनेशन स्टे इन एक्वेटिक एनिमल्स उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए सी आंसर हो जाएगा 123। 124 तो कह रहा है इन द कंटेस्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट इज़ और आर एडवांटेज ऑफ बायो रेमिडिएशन टेक्निक। पहला जो है इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लियरिंग अप पॉल्यूशन बाय द इन्हेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस दैट अकर इन द नेचर। दूसरा जो है एनी कंटामिनेंट दैट हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी इजिली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय द बायो रेमिडिएशन यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर बायो रेमिडिएशन। तो 1 और 3 सही है लेकिन 2 गलत है, इसलिए 124 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 125 कह रहे हैं कि इन द कंटेस्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल जो वार्मिंग है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक जो एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट फॉर द कार्बन सिक्वेजेशन। कार्बन का सिक्वेजेशन करने के लिए पहला, अबेंडन करना जो अनइकोनॉमिक और जो कोल सीम्स हैं। दूसरा सही है, डिप्लीकेट करना जो ऑयल और गैस रिजर्व है उसको, सही है। सबस्टेरियन जो डीप सेलाइन फॉर्मेशन है उसको भी ख़त्म करना, इसलिए आंसर 125 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 126, it is possible to produce algae based biofuel, but what is or the likely limitation of the developing countries in promoting this industry। क्या समस्याएं हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के सामने? तो पहला तो है प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड जो बायोफ्यूल इज़ पॉसिबल इन सी ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट। तो ये गलत है, सी ओनली कैसे, वाटर में जो लेक्स हैं इन सब में भी कराया जा सकता है। दूसरा, सेटिंग अप इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड biofuel production require high level of expertise technology until the construction is completed, सही है। दूसरा, ecologically viable जो प्रोडक्शन है नेसेसिटी द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटी विच में रेज इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न। तो 2 और 3 सही है, इसलिए 126 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला जो है इट इज़ द इनिशिएटिव, ये जो है इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन के। दूसरा, इट प्रोवाइडेड द टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू द डेवलपिंग पॉलिसीज़। और जो पॉलिसीज़ और बजट में तीसरा जो है ये कोऑर्डिनेटेड विद द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, इसलिए 127 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 2 करेक्ट हैं, 3 जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जो क्लाइमेट और जो क्लीन एयर कोलिशन है, जो क्लाइमेट और
क्लीन एयर कोलिशन है टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट pollutant in is a unique initiative of G20 group of the countries। दूसरा जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर जो कंडीशन फोकस करेगी मीथेन, ब्लैक कार्बन और जो हाइड्रोकार्बन पे, तो ये पहला जो है वो गलत है, दूसरा सही है, इसलिए दूसरा जो है वो सही है, इसलिए 128 का आंसर जो है बी होगा। ये जो CCAC जो है ये फॉर्म किया गया था 2012 में UNEP के द्वारा ये किया गया था, ना कि G20 के द्वारा। और जो घाना, बांग्लादेश इस कंट्री भी थे इसके साथ, इसलिए पहला जो है रॉन्ग है, दूसरा सही है। 128 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती है क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स के लिए, तो इसलिए आंसर जो है 129 का सी सही हो जाएगा। ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, ये जो इंसाइक्लोपीडिया, ये जो SCNT टेक्नोलॉजी है ये यूज़ की गई थी जो क्लोनिंग ऑफ द शीप जैसे डॉली के लिए। 129 का जो आंसर है वो सी। 130 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला कॉमनली यूज मटेरियल वर्सेस अनवांटेड और जो कंट्रोवर्शियल केमिकल फाउंड इन देम। पहला लिपस्टिक में लेड पाया जाता है, दूसरा जो सॉफ्ट ड्रिंक है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, तीसरा जो चाइनीज़ फास्ट फूड है मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है, इसलिए तीनों सही हैं, इसलिए 130 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है 131 का कि इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय सम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगी, जो डेंगी ट्रांसमिट करते हैं, बिल्कुल सही। जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है ऑफ जीका वायरस इज़ पॉसिबल, ये भी सही है, दोनों पॉसिबल हैं। नेक्स्ट 131 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग जो डायोड हैं यूज़ किए जा रहे हैं क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मैनी डिवाइस, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ OLED। जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले ओवर जो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पहला जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग जो डायोड हैं डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, पहला सही। दूसरा रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग ऑयल ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, दूसरा भी सही। तीसरा जो ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले किया जा रहा है पॉसिबल यूजिंग जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड हैं, 1 2 3 तीनों सही हैं, इसलिए 132 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ये जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड हैं ये फॉर्म किए जाते हैं एनी सबस्ट्रेट पे, जैसे कि ग्लास हो गया, जो क्लोथ हो गया या फिर प्लास्टिक, और जो अदर बेंडेबल सब्सटेंस होते हैं।